नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं और आज हम आपको कुछ बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। कैसे चीन और तुर्की मिलकर पाकिस्तान की मदद करते रह गए, लेकिन सिर्फ 23 मिनट में भारत ने चीन के जो सबसे हाईटेक प्लेन्स थे, जो सबसे हाईटेक रडार था, जो सबसे हाईटेक डिफेंस सिस्टम था, उन सबको तहस नहस कर दिया था भारत ने। एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो साफ तौर पर बता रही है कि यह युद्ध भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि चीन और तुर्की के खिलाफ भी लड़ रहा था। चीन ने अपने जितने एडवांस वेपन थे वो पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिए थे। एक फ्रंट खोल दिया था भारत के खिलाफ। तुर्की ने अपने सबसे एडवांस ड्रोन पाकिस्तान को भेज दिए थे भारत के खिलाफ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत ने कैसे अपने दम पर भारत में बने, यानी कि इंडिजिनस जो टेक्निक है उसके दम पर कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई है, आज इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे और उस रिपोर्ट के बारे में आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे, जिस रिपोर्ट के आते ही चीन, पाकिस्तान और तुर्की का चेहरा बेनकाब हो गया है। और यह भी पता चल गया है कि अगर आज भारत का चीन से युद्ध हो जाए तो चीन भी भारत के सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरे साथ एक खास मेहमान प्रियदर्शी रंजन जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे सहयोगी पंकज प्रसून हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चर्चा की शुरुआत पंकज आपसे करना चाहूंगा। आपके पास जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 23 मिनट लगे भारत को पाकिस्तान और चीन और तुर्की के जितने डिफेंस सिस्टम थे, जितने हथियार थे, उनको भेजने में, क्या है इस रिपोर्ट में? ये रिपोर्ट साफ साफ कहता विथ एविडेंस कह रहा है। और अच्छा, भारत के सभी लोगों ने देखा कि नहीं, PL-15 जो है चाइनीज, हाँ, वो भारत में पूरा बिना डिस्ट्रॉय हुए पड़ा हुआ मिला था, डिफ्यूज्ड बिल्कुल। ये तो एविडेंस है। क्या आप लोगों ने ये नहीं देखा कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम रहते हुए भी हमारे जो ड्रोन्स वहां गए भी और उन्होंने सटीक निशाना भी लगाया? अगर पाकिस्तान के ही कहे अनुसार मान लें कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 9 आतंकी ठिकानों को तो नुकसान हुआ है बहावलपुर में। वो एयर डिफेंस सिस्टम रहते हुए कैसे हो गया? और वो कहां से खरीदा था एयर डिफेंस सिस्टम? चाइना से। HQ-9 था। पाकिस्तान के पत्रकार और वहां के बुद्धिजीवी ये सवाल उठा रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक था तो हमारे रावलपिंडी में, हमारे कराची में, हमारे इस्लामाबाद में, लाहौर में कैसे हो गया भाई? इसका मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो फेल कर गया। आज एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जारी किया गया है, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, एक समझिए कि वो प्रेस रिलीज टाइप का है वो। उसमें उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्वीकार किया है, मैं आपको भेज देता हूं, कि इंडियन एयर फोर्स बाईपास्ड एंड जैम्ड पाकिस्तान चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटिंग द मिशन जस्ट 23 मिनट्स। और फिर वो उदाहरण बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ था। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, PL-15 मिसाइल बिल्कुल इंडिया में काम नहीं आया, एक भी उनका नहीं गिरा। टर्किश ओरिजिन UAV जिसका नाम था यिहा, YIHA, या इसका दूसरा नाम यहवा भी है, YEEHAW, वो बाकायदा तुर्की के आकर एक्सपर्ट वो फायर कर रहे थे अपने यहां से। 2 मारे भी गए, 2 मारे भी गए, हाँ, वो भी रिपोर्ट आ गई। यही UAV फायर करते हुए, क्योंकि चाइना को ये चलाना नहीं आता था, तो उन्होंने 2 एक्सपर्ट को बुलाया और वो यहिवा जो है वो फायर कर रहे थे। एक भी नहीं आया भारत में, और जो चला रहे थे वो दोनों मारे गए। एक उनका लॉन्ग रेंज रॉकेट था, क्वाड्रॉप्टर्स था और कॉमर्शियल ड्रोन्स थे। वो सब क्या कर रहे थे ना, एक तरीके से आप ड्रोन कह सकते हैं, जिसे ड्रोन कहते हैं। हाँ, वो क्वाडकॉप्टर होता है, उस क्वाडकॉप्टर की श्रेणी में आता है। और वो समंदर की लहरों की तरह भेज रहे थे। एक भेजा, फिर उसके पीछे जस्ट बाद आ रहा है, जस्ट बाद आ रहा है। उनको लग रहा था कि अरे 1000-2000 भेजेंगे तो एक आध तो जाके फायर कर ही देगा। हाँ। और यहां पर एक होशियारी भी दिखाई जा रही थी, जो आपने देखा था कि मूसलाधार जो ड्रोन अटैक हो रहे थे भारत पर, उसको एक मिक्स अटैक कहा जा रहा था। उसमें क्या क्या था मैं आपको बता देता हूं। सबसे फ्रंट पर होते थे क्वाडकॉप्टर, फिर बीच में होता था लॉन्ग रेंज रॉकेट, और फिर उनके पीछे होते थे कॉमर्शियल ड्रोन। इन तीनों को मिक्स करके, ताकि कंफ्यूज किया जा सके भारत की सेना को, लेकिन उल्टा वही कंफ्यूज हो गए।
एक और मैं बताता हूं, मैं एक यूएस डिफेंस एक्सपर्ट का सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इजराइल का आयरन डोम और रशिया का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सबसे अभी तक उन्नत है, जो जिसपे ट्राई हुआ है। वो रशिया का स्ट्राइक रेट था 84%, मतलब कि अगर 100 मिसाइल या ड्रोन उनके यहां आए तो वो 84 को रोक लेते हैं। इजराइल का अब तक का सबसे बेहतरीन था 92%, मतलब कि अगर 100 मिसाइल या इस तरह के यूएवीज अगर आते हैं या फिर ड्रोन्स आते हैं तो वो 100 में 92 को रोक लेता है, वो बेस्ट माना गया। इस बार भारत का रिकॉर्ड था 97%, वर्ल्ड में बेस्ट। मतलब कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने अब तक का सबसे बेहतरीन अचीव किया है। 97.3% आज तक किसी देश ने नहीं अचीव किया है। और इसमें मिक्स था हमारे इंडिजिनस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का, जिसमें आकाश भी थे तो S-400 भी था। हमने 4 लेयर बना के रखा था, वो चारों लेयर समझिए कि इजराइल के आयरन डोम से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस था। वो मैं रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। दुनिया बहुत चक्की है कि ये कैसे कर लिया भारत ने। अच्छा, एक और बड़ी इस बीच एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट और चौंकाने वाली है। क्या है वो रिपोर्ट? आप सबको बताया कि ऑस्ट्रिया के एक शख्स हैं जिन्होंने 550 किताब लिखी है और वो लिखते हैं कि ये भारत के लिए क्लियर कट विक्ट्री है। इससे जुड़ी जानकारी प्रियदर्शी जी के पास है। ये क्लियर कट विक्ट्री क्यों मानी जा रही है प्रियदर्शी जी? देखिए, ये परसेप्शन वॉर जो पहले चल रहा था, जिसमें भारत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था कुछ घंटे पहले तक या एक दिन पहले तक, जिस तरीके से लग रहा था कि भारत ने आत्मघाती फैसला कर लिया है, सीज फायर नहीं करना चाहिए था, इस तरीके की बातें आ रही थी, भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए था, तो वहां तक लग रहा था, वैसी स्थिति में लग रहा था कि भारत को नुकसान है। लेकिन भारत जिस रणनीति के साथ इस मामले में आगे बढ़ रहा था, जो उसका मकसद था, उस मकसद को भारत ने बखूबी प्राप्त किया। जो करना चाहिए था वो किया। आतंकवादियों को सबक सिखाना भारत का मकसद था इस मामले में, और उस मामले में भारत कामयाब रहा। भारत ने आधिकारिक तौर पर कभी नहीं कहा कि ये वॉर हम इसलिए लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बालूचिस्तान को अलग कर देंगे, जिस तरीके से कभी बांग्लादेश को अलग करवाया था। कभी नहीं भारत ने कहा कि ये लड़ाई हम, अभी जरूर भारत ने कहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान खाली करे या हम उस ओर अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले तक भारत का घोषित मकसद ये नहीं था। अघोषित लक्ष्य जरूर था, लेकिन घोषित लक्ष्य नहीं था। तो भारत का जो जो घोषित लक्ष्य था, उन तमाम चीजों पर भारत पूरी तरीके से खरा उतरा। डैमेज भारत की ओर से बहुत कम हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने किस तरीके से दुनिया को बताया है कि भारत दुनिया का नया दादा है। नया दादा मैं इसलिए कह रहा हूं, दुनिया का नया दादा भारत को इसलिए मैं बता रहा हूं कि भारत ने परवाह नहीं किया कि यूनाइटेड नेशन क्या कहेगा, क्या करेगा। वीटो पावर की परवाह नहीं की। इसका भारत का पुराना साथी रसिया भी इस मामले पर बहुत हद तक, जिस तरीके से पहले भारत के साथ हुआ करता था, इस मामले में उस तरीके से खड़ा नहीं था। रसिया की नाराजगी की कुछ वजहें थी। वजह यह था कि यूक्रेन मामले पर रसिया चाहता था कि भारत खुल करके साथ दे। भारत ने उस मामले में रणनीतिक तौर पर खुल करके सामने आने का फैसला नहीं किया। इस वजह से नाराजगी थी। इस नाराजगी को जानते हुए कि हमारा सबसे भरोसेमंद पार्टनर अभी नाराज है, रसिया का बयान भी आया कि हमारे लिए इस्लामाबाद भी, ये पाकिस्तान भी महत्वपूर्ण है, भारत भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली भी महत्वपूर्ण है, इस्लामाबाद भी महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद भारत ने पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा। आगे बढ़ चढ़ करके युद्ध को अपने पक्ष में किया। वीटो पावर का परवाह नहीं किया। मालूम था भारत को 5 से 6 या उससे भी अधिक भारत के पक्ष में बार बार रसिया ने वीटो पावर लगाया है यूनाइटेड नेशन में। लेकिन अगर इस बार ये मामला यूनाइटेड नेशन के पास पहुंचा तो उसके पास वीटो पावर लगाने वाला भी कोई देश शायद नहीं बचेगा। इसके बावजूद
पूरी मजबूती के साथ भारत लड़ता रहा। अमेरिका, चाइना, तमाम देशों को इस मामले में आगे आकर के जुगलबंदी करना पड़ा। देखिए भाई, बहुत बड़ा उदाहरण है भाई, टैरिफ वॉर के बदौलत अमेरिका को ध्वस्त करने का वायदा करने वाला अमेरिका भारत और पाक के युद्ध के दौरान चाइना से जो टैरिफ लगाया था उसको सस्पेंड कर दिया 90 दिनों के लिए। इस टाइमिंग पर क्या कहेंगे? ये तो वही बात। अच्छा, ये सस्पेंशन ऐसे वक्त में हो रहा है, मतलब सस्पेंड ऐसे वक्त में किया गया है जब आप देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान का आईएमएफ से लोन अप्रूव हुआ, उसी टाइम चीन के लिए ये एक मतलब एक अलग सब्जेक्ट है। अगर आप देखें मोटे तौर पर तो एक नया रिलेशन जो अमेरिका और चीन के बीच बन रहा है, जिसको अभी दुनिया समझ नहीं पाई है, लेकिन भारत ने समझ लिया, इसलिए भारत ने अमेरिका के खिलाफ अभी हाल में टैरिफ भी बढ़ाए। जी, एक मिनट मैं और बोलना चाहूँगा। दुनिया भले समझे न समझे, चाइना और अमेरिका जरूर समझ गए हैं कि दुनिया का नया दादा या चौथा दादा, जो पहले को होता था ना कि अमेरिका, उसके बाद रसिया, रसिया के बाद चाइना, और चाइना के बाद दुनिया की कोई बड़ी ताकत नहीं, सैन्य ताकत कोई बड़ी ताकत नहीं। इन तीनों के इर्द गिर्द ही दुनिया घूम रही थी। भारत उसमें पूरी तरीके से चौथी ताकत बन करके उभरा है। इसीलिए इन दोनों में सरदर्दी। अचानक क्या हुआ ऐसा भाई? दोनों मारने काटने को तैयार थे, चाइना और रसिया, चाइना और अमेरिका। ट्रंप देखना नहीं चाह रहे थे चाइना को। ट्रंप की दिली इच्छा थी कि चाइना ध्वस्त हो। वो उसमें पूरी मतलब अपने आप को तमाम जगहों पर, तमाम चीजों को दांव पर लगा करके चाइना से लड़ रहे थे। ऐसी क्या वजह हुई कि भारत और पाक के युद्ध के बीच चाइना और अमेरिका के संबंध सुधर गए? दोनों ने एक साथ आकर के आधिकारिक तौर पर न चाइना ने भारत का विरोध किया है, न अमेरिका ने विरोध किया है, लेकिन दोनों को एक साथ एक मंच पर आने को क्यों मजबूर होना पड़ा, एक सुर में सुर क्यों मिलाना पड़ा? तो समझ लीजिए कि दुनिया की बड़ी ताकत बन करके इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत उभरा है। बहुध्रुवीय अब ये दुनिया होने जा रही है। ये ट्रायंगुलर जो दुनिया होती थी ना सैन्य शक्ति के मामले में, बहुध्रुवीय होने जा रही है। और उन बहुध्रुवीय में चौथी बड़ी ताकत अभी के हिसाब से साबित कर दिया है भारत ने कि दुनिया का चौथा बड़ा दादा भारत है। अभी पंकज जी, जिस चीन के डिफेंस सिस्टम को लेकर यह कहा गया था कि ये डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम हो सकता है, ये रूस यहां तक कि इजराइल में बने हुए आयरन डोम को भी पीछे छोड़ सकता है, उस डिफेंस सिस्टम की हालत तो लोगों ने देख ली। लेकिन 12 तारीख को जैसे ही अब इससे पहले एक नैरेटिव ये भी चलाया गया कि देखो, जब से ये वॉर की स्थिति आई भारत और पाकिस्तान के बीच, और पाकिस्तान ने राफेल गिरा, ये अलग बात है कि सपने में राफेल गिरा कि भारत ने चीन की, जी, पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिरा दिए। उसके बाद ये कहा गया कि दसों एविएशन के जो शेयर हैं वो गिरते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मोदी आए 12 तारीख को, उसके बाद हमने देखा चेंगडू के शेयर गिरते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं राफेल वाले में बताता हूं, ये पूरी दुनिया को कहां से पता चला पता है कि भारत ने राफेल गिराया? ये पाकिस्तानी सेना का क्लेम नहीं था, न उनके एयरफोर्स का। ये पूरी तरह ये मामला सामने आया रॉयटर्स के एक लेख से। और उस रॉयटर के लेख को पता है किसने लिखा था? 2 शख्स ने, जिसका नाम था सैयद शाह और इदरीस अली। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सैयद शाह और इदरीस अली दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। और उन्होंने अपने लेख में जब हुआ तो उसी को कॉपी किया बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ने भी। आइए, जब पूछा गया कि सबूत कहां है, तो पता चला कि दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया इस लेख को लिखने के लिए। मैं वो लिंक भेज देता हूं कि दोनों की जॉब चली गई। इन द मिड ऑफ द वॉर, रॉयटर्स के 2 एम्प्लॉई सईद शाह और इदरीस अली, जो कि सिर्फ आज तक रॉयटर के लिए 4 स्टोरी लिख सके हैं, उन दोनों को ये फर्जी खबर के लिए नौकरी से निकाला गया है। और बाद में पता चला कि वो आईएसआई के पेरोल पे थे। सईद शाह ने सिर्फ 3 आर्टिकल आज तक लिखा था रॉयटर्स के लिए। ये मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, और पूरा मैं लिंक भेज दूंगा। जो उनका जो है सिर्फ 3 आर्टिकल लिखा था, और इदरीस अली ने सिर्फ 2 आज तक। ये अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने रॉयटर ज्वाइन किया था, और उसके बाद ये फर्जी खबर चलाई। और इसी खबर को बाई किया है इंटरनेशनल मीडिया ने या पाकिस्तान।
आज तक दुनिया में कोई नहीं ये बता सका कि उस गिरे हुए राफेल का मलबा किधर है, कोई भी जासूसी एजेंसी नहीं। ये चला था वहां पे। दूसरा, जो आप अमेरिका और चाइना के कर रहे थे ना, 3 दिनों की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर हिले हुए कोई 2 देश हैं तो वो पाकिस्तान नहीं है, वो अमेरिका और चाइना है। आपने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे गौर किया? वो लगातार 3 दिनों से लगातार बोल रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति एक ही चीज को 4 बार रिपीट करे, ये आज तक किसने नहीं देखा होगा। और वो रिपीट क्या कर रहा है, उसके शब्द देखिए, उसने टेररिज्म के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है, वो बार बार कश्मीर कश्मीर बोल रहा है। आप उसके सारे बयान निकाल लीजिए, उसको डिकोड कीजिए, देखिएगा वो कश्मीर के बारे में बोल रहा है, वो टेररिज्म के बारे में नहीं बोल रहा है। इसका मतलब कि उसके ईगो को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट पहुंची है। डोनाल्ड ट्रंप का ईगो इस तरह हर्ट हुआ है। देखिए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्मामेंट जो रखा हुआ था वो और कुछ नहीं, उसकी रक्षा पेंटागन कर रहा था। मैं बार बार ये बोलता हूं, CIA इज द, वो मतलब बोलते हैं ना, CIA जो है ना, दुनिया का के आतंक का सबसे बड़ा निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और संहारक है। आज ही ISI का जो इससे पहले जिस पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था, उसके साथ आज हाथ मिला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और नॉर्थ कोरिया के सीरिया से प्रतिबंध हटा लिया। हाँ, हटा लिया। इसलिए मैंने कहा ना कि कोई दुनिया में आतंकी नहीं है, ये बनाने वाली सिर्फ एक फैक्ट्री है, वो है CIA। अल कायदा को CIA ने बनाया, ISIS को CIA ने बनाया, और ये जो अभी आप लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सारी तंजीमें देख रहे हैं ना, ये सब CIA द्वारा ट्रेंड और बनाई हुई हैं। और ये बनाया गया था शुरुआत में रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। जब रशिया अफगानिस्तान से चला गया तो ये पागलों का करें क्या, तो इन्हें कश्मीर की तरह डाइवर्ट कर दिया गया है, और कोई फर्क नहीं है। जब इस बार CIA को लगा कि उसके आतंकी यूनिवर्सिटी पे मिसाइल आके गिरा है, बहावलपुर वो दुनिया के आतंकी यूनिवर्सिटी है, और जब वहां पे मिसाइल आके गिरे, जब अमेरिका को यह पता चला कि किराना हिल्स में भारत की मिसाइलें पड़ी है, तो वो बुरी तरह घबरा गया। और फिर बाद में तब रात भर फोन घनघनाने लगे, JD वेंस हो या रूबियो हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, ये सब। और आज देखिएगा कि रशिया, वो चाइना और अमेरिका एक पेज पे है। कल तक लड़ने वाले चाइना अमेरिका एक पेज पे आ गए हैं कि बच्चों बचो, नहीं तो तूफान बहुत बड़ा है, दोनों को बहा कर ले जाएगा। दोनों का डिफेंस मार्केट स्टेक पे है, क्योंकि एक का F-16 गिरा है, दूसरे का एयर डिफेंस सिस्टम J-70 दोनों गिरा है, कोई नहीं खरीदार मिलेगा। इसलिए दोनों घबराए हुए हैं। दोनों घबराए हुए इसलिए हैं कि अमेरिका देख रहा है कि यार हम अफगानिस्तान नहीं जीत सके, हम पता चला कि हमें सीरिया से अपनी सेना को हटाना पड़ा। ये झंडू सा देश, वहां से जब कहीं जीत नहीं पा रहे हैं, ये वियतनाम में हमारी फौज को घुसा घुसा के मारा है सुरंगों में, और एक न्यूक्लियर पावर स्टेट के न्यूक्लियर आर्सेनल पे हमला कर दिया घर बैठे हुए। ये दुनिया में किसी ने अचीव नहीं किया था, ये कैसे हो गया? इसलिए उसका ईगो हिला हुआ है। चाइना अपना रद्दी माल बेच रहा था क्योंकि किसी ने टेस्ट नहीं किया था उसे, पहली बार टेस्टिंग हुई उसे लग रहा है कि अभी $400 बिलियन का अफ्रीका के साथ ये एक्सपोर्ट करने के लिए डील हुई थी। हाँ, रोक लग गई ना उस पर, मैं अगर गलत नहीं हूं तो रोक लग गई, होल्ड कर दिया है। अच्छा बताइए, एक झटके में $400 बिलियन, चाइना अब वो घबराएंगे नहीं, ईगो पे नहीं लेगा। अब दोनों एक साथ आ गए हैं। दोनों की मीडिया, चाइना का ग्लोबल टाइम्स और ये दोनों कह रहा है कि नहीं नहीं है, बस F-16 ने मारा है, J-10 ने मारा है, और खाली नुकसान भारत का हुआ है। ये वो चला रहे हैं क्योंकि उनको अपना डिफेंस मार्केट बचाना है। 3 ऐसे मौके आए हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत क्या है। जब वो पूरा वैक्सीन बना के फाइजर कर रहे थे, तो हमने दुनिया के 80 देशों को वैक्सीन मुफ्त में भेज दिया। उनके फार्मा इंडस्ट्री को पहला झटका वहां लगा था। मैं बार बार बोलता हूं ना, 3 ही लॉबी है जो दुनिया चला रही है, फार्मा, ऑयल और डिफेंस लॉबी। फार्मा लॉबी की बखिया उधेड़ दी भारत ने। आज फार्मा सेक्टर में नंबर 1 एक्सपोर्टर है। दूसरी डिफेंस मार्केट में इनका दबदबा था, अमेरिका चाइना का, और 2 देश और थे जिसको रशिया कह सकते हैं, इजराइल और फ्रांस। ये 5 ही देश हैं जो पूरी दुनिया को डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर है चाइना और अमेरिका, उनका डिफेंस मार्केट शेयर धड़ाम से डाउन हुआ है।
तो उस- प्रियदर्शी जी, उनके को ले- आप इसे कैसे समझते हैं? क्या यहां से भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो रही है और चीन और अमेरिका जो अब तक दुनिया को ये बताते थे कि हम दादा हैं, उनकी मोनोपोली, उनका प्रभुत्व कमजोर हो रहा है? देखिए, एक बेहद दिलचस्प बात मैं बताने जा रहा हूँ। दुनिया में एक नया समीकरण बनने जा रहा है। भारत और इजराइल का पहली बार ये दोनों देश एक साथ आए हैं और इन दोनों की दोस्ती से अमेरिका हिला हुआ है। आपको जान करके हैरान होगा कि अमेरिका की जो आर्थिक ताकत है उसमें यहूदियों और हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी भूमिका है। करीब 50% के करीब, 40% के करीब। अगर इन दोनों ने हाथ खींच लिया तो अमेरिका के हालात वैसे ही होंगे जैसे पाकिस्तान के हैं। कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, किसी को अच्छा लगे बुरा नहीं लगे, लेकिन आंकड़ा जा करके लोग पता कर लें। लोगों को सहसा विश्वास नहीं होगा जो मैं कह रहा हूँ, पता कर लें लोग। तो ये अगर हो गया और इजराइल और भारत की दोस्ती अगर हो गई, चूँकि भारत भी नया, रसिया के ढुलमुल रवैये के बाद भारत भी एक नया मजबूत साथी ढूंढ रहा है। जिस तरीके से परिस्थिति जन्य तरीके से चाइना और अमेरिका नए नए दोस्त बन गए हैं दुश्मन होने के बाद। पहले कभी दोस्ती हुआ करती थी चाइना और अमेरिका में, लेकिन फिर खटास के बाद फिर उनमें दोस्ती हो गई है। उसी तरीके से भारत भी अब एक नए दोस्त की ओर बढ़ चुका है। और अगर इजराइल और भारत एक साथ तालमेल कर चलने को तैयार हो गए दुनिया में, तो यकीन मानिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। वर्ल्ड हायरार्की बदलने वाला है, दुनिया के दादा बदलने वाले हैं और दुनिया का नया दादा भारत और इजराइल बनने वाला है। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अभी S-500 के प्रोडक्शन के लिए शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो रूस ने भारत को ऑफर भेजा है और जापान ने कहा है कि 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाना चाहता है वो भारत के साथ। जी पंकज, हमारे साथ मिलकर बना। आपने कही डिफेंस मार्केट, भारत के डिफेंस सेक्टर के सारे शेयर्स निकाल लीजिए, कल और आज स्काई रॉकेट हाई जा रहे हैं। और आप मोदी के भाषण के बाद, हाँ, और जाके आप चाइना के डिफेंस सेक्टर के शेयर्स निकालिए और अमेरिका के निकाल लीजिए और कंपेयर कर लीजिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका भारत का कितना अच्छा दोस्त है, उसका मैं उदाहरण बताऊं। 2012 और उससे पहले तक अमेरिका अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत को नहीं बेचता था, बैन लगा के रखा था। जब इमरान खान ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात की, भारत का उदाहरण देते हुए कि हम ना अमेरिका की तरफ रहेंगे ना किसी वर्ल्ड पावर की तरफ रहेंगे, तो इमरान खान का तख्ता पलट कर दिया गया और इसके लिए इमरान खान ने कहा कि CIA जिम्मेदार था। अपना पपेट गवर्नमेंट अभी बैठाया है असीम मुनीर के रूप में। जब शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका के नेवल बेस के लिए देने से मना कर दिया, तो शेख हसीना को हटाकर अपना एक पपेट को बैठा के रख दिया है बांग्लादेश में। CIA बिगेस्ट इनेमी भारत का उभर रहा है और चाइना के साथ हाथ मिलाकर भारत को कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, इवन सोलर एनर्जी जो सोलर ग्रिड के रूप में ये कर रहा है, भारत उभर रहा है और वो ये बातें दोनों देशों को परेशान किए हुए हैं। आप इस चीज को समझिए। अच्छा, तो अभी आपने एक चीज का जिक्र किया आज से अमेरिका का, मैं बता देता हूं, उसके बाद आते हैं। आपकी इस बात में एक बात ऐड करता चला जाता हूं। ये जो अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन है, जो बनाता है F-16, F-22 और F-16 जो पाकिस्तान के पास है, उसका शेयर -1.60 डीप है इस वक्त। बोल रहा था बिल्कुल। और ये 5 दिन पहले जब जाएंगे आप, तो इसमें करीब आप जब देखेंगे तो और गिरावट थी, करीब 3% की गिरावट थी। ये आपके सामने है। ये डेटा हमने सामने स्क्रीन पर इसलिए लगा दिया कि आप लॉकहीड मार्टिन के बारे में समझ सके। ये वही है जो F-16 बनाती है, जो पाकिस्तान के पास है। उसके शेयर की स्थिति देखिए, या माइनस, यानी रेड शो कर रहा है, -1.60। और कल से आज और डाउन हुआ था 0.35%। पंकज जी, मैं यही कह रहा था। और चाइना के डिफेंस सेक्टर में जो बनाते हैं उनका भी देख लिया, उनका भी डीप डाउन है। और भारत के डिफेंस सेक्टर के शेयर लगातार बढ़े हुए हैं, ग्रीन में बने हुए हैं। आपको क्या लगता है दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं वो बेवकूफ हैं? अभी तो थोड़ा नैरेटिव उनका देखिए, चाइना का और अमेरिका का चल रहा है। धीरे धीरे जब डस्ट ये सेटल होगा तब और पता चलेगा।
अभी मैं देख रहा था, ये डिफेंस, पारस डिफेंस टेक का एक शेयर है, वो उसका ग्राफ यूं है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्रीन में, 2 दिनों में सारे डिफेंस सेक्टर। अच्छा, भारत के शेयर, डिफेंस सेक्टर के शेयर क्यों बढ़ रहे हैं और उनके डीप डाउन क्यों है? या तो दुनिया के इन्वेस्टर सारे बेवकूफ है पैसे लगाने वाले, या इनका नैरेटिव झूठा है। यही बात मैं बोल रहा था। और एक बात जान जाइए, हमारे यहां एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि चाइना को कर्टेल करने के लिए, चाइना को दबाव में रखने के लिए भारत अमेरिका का दोस्त है। लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में दोनों देश मिलकर भारत को अपनी ओर से डिवाइड, कट करने के लिए, कर्टेल करने के लिए कई तरह से कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस का एक एंगल है, जिसमें भारतीय कारोबारियों को बदनाम करने का एक एंगल है, हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि पूरा अमेरिकन से कनेक्टेड है। आप एक एक करके जब डॉट्स जोड़ेंगे ना, तो चाइना तो बेचारा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन अमेरिका का यहां जो शेयर लगा हुआ है यहाँ के ये मीडिया मार्केट शेयर में, आप जाके देख लीजिए। आप एक कोई मीडिया करके था, उसको बैन कर दिया कि वो चाइना के पैसे ले रहा था। अमेरिका के पैसे कितने ले रहे हैं उसको, उसके बारे में पता कीजिए, आपको पता चलेगा कि 8-10 मीडिया हाउसेज ऐसे निकलेंगे जो कि अमेरिका के पैसे से नैरेटिव फैला रहे हैं यहां पे, और भारत को जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, यह इत्तेफाक था कि ठीक इस युद्ध के पहले राहुल गांधी एक चाइनीज ड्रोन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, बता रहे थे पीसी में कि चाइना का कितना बढ़िया है और हमारा कितना खराब है? वो इत्तेफाक नहीं था। यह इत्तेफाक नहीं था कि डोकलाम विवाद के बीच राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में थे और उन्होंने मना किया था कि मैं नहीं गया था। बाद में चाइनीज एम्बेसी ने तस्वीरें जारी की कि हाँ भाई ये आए थे। हाँ, वो तो नेपाल में भी एक शादी समारोह में दिखा था, वो भी दिखे थे। वो क्या कर रहे थे? मैं बताऊं, मैं एक सांस में 20 इत्तेफाक ऐसे बता सकता हूं कि जब भारत मुसीबत में था तो ये दुश्मन के साथ मिले हुए थे। बोलिए, मैं काउंट करना शुरू कर दूं आपको। जब गलवान में भारत की सेना पीट रही थी तो उस वक्त इन्होंने बयान दिया था कि भारत के सैनिकों की पिटाई हो रही है। जब डोकलाम में भारत और चाइना की फौज एक दूसरे के साथ बिल्कुल हैंड टू हैंड थी, ये जाके ब्रिटेन में ये कह रहे थे कि चाइना के साथ झगड़ा करके हमें क्या मिलेगा। इनके सैम पित्रोदा ने कहा था कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंडिया को चाइना से क्या प्रॉब्लम है। ये सारे इत्तेफाक नहीं है। यह भी इत्तेफाक नहीं है कि जिस वक्त भारत चाइना से बॉर्डर इशू डील कर रहा था, उसी वक्त राजीव गांधी फाउंडेशन में, मैं 8-9 की बात कर रहा हूं, 2008-9 में पैसे आए थे। यह इत्तेफाक नहीं था कि जब भी इस तरह की समस्याएं आती हैं तो एक तस्वीर हुई थी 2008 की, 7 सितंबर 2008 की तस्वीर है, जो राहुल गांधी और चाइना का जो प्रीमियर है वो बैठ के टेबल पे साइन करता हुआ दिख रहा है। आज तक नहीं पता चला कि वो MOU क्या था। इतने सारे कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो थिंक टैंक है, जो भारत का थिंक टैंक है, जो दुनिया के लोग हैं, जो देख रहे हैं सामने से इसे जिनके पास अनुभव है, जो रीड कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि भारत की क्लियर कट विक्ट्री है। और पूरी दुनिया ने एक्सपोज करके रख दिया है चीन को, पाकिस्तान को और तुर्की को। और ये भी चीन को एक सबक है कि देखो, मतलब चीन बार बार भारत से उलझने के लिए आता है, उसे लगता है कि हमने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना ली है तो शायद भारत को दबा देंगे। लेकिन यहां पर भारत के खिलाफ उसने सारे अपने जितने औजार थे, जितने हथियार थे, वो सारे इस्तेमाल कर लिए और सब के सब धराशायी हो गए। तो चीन भी अब कम से कम इस मुगालते से बाहर निकल जाएगा कि भारत से भिड़ना उसके लिए अब पहले वाली बात नहीं रही, इतना आसान नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी जी आपका, और आपका भी पंकज जी। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या सोचना? आपको बहुत सारी इसमें जानकारियां मिली है। भारत कैसे पूरी दुनिया में मजबूती से अपना डंका बजा रहा है, भारत ने कैसे पाकिस्तान, चीन और तुर्की को एक साथ सिर्फ 23 मिनट में पीट दिया, ये सारी जानकारी हमने आपको दी है। अगर ये जानकारी काम की है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी ये जरूरी मैसेज देख सके और जान सके। नमस्कार।